Good morning, everyone. We will solve the question number 6. Question number 6. आपकी संडे को टेस्ट रहेगी, मैंने बोला होगा शायद से, राइट ना? जर्नल एंट्रीज पे, खाली जर्नल एंट्रीज पे. Practice makes man and woman perfect. Always remember. Practice makes man and woman perfect. Okay. Question number 6. Generalize the following transactions in the books of Nina General Stores. So we are the accountant of Nina General Stores. 2018 September. Sold goods of rupees 50,000 at 10% TD and 10% CD to Raj and received 50% by check, 20% by cash. पहले वर्किंग नोट करेंगे. Let's start. कल जैसे एक वर्किंग नोट करेंगे. आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूं. ग्रॉस सेल या ग्रॉस अमाउंट. What is the gross amount? 50,000. Less TD माइनस करो. 10% TD. So 45,000. Therefore net amount. नेट अमाउंट. देन फिर यहां से कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना है. इसमें थोड़ा कैश कंपोनेंट है, थोड़ा क्रेडिट कंपोनेंट है. सो इसको हम डिवाइड करेंगे. राइट. क्या क्या लिखा है ठीक से पढ़ो. 50% बाय चेक. 45,000 में से 50% बाय चेक. 20% in cash. इसका मतलब रिमेनिंग 30% ऑन क्रेडिट. 45,000 में से 50% चेक के थ्रू पेमेंट करने वाले हो, 20% कैश में पेमेंट करने वाले हो एंड 30% ऑब्वियसली फिर क्या रहेगा, बाद में पे करने वाले रहोगे. सो 50% विल बी 22,500. हाफ. 45,000 का हाफ. 40 का हाफ 20. 5,000 का हाफ 2,500. 45 को 2 में डिवाइड करो. 40 एंड 5,000. 40,000 का हाफ 20,000. 5,000 का हाफ 2,500. 22,500. ठीक है. आगे देन ये आ गया आपका 22,500. 20% इज 9,000. 20% इज 9,000. ठीक है. एंड द लास्ट 30%. 30% मुझे कितना लेना होगा? 20 प्लस 10%. 10% 4,500 होगा. सो 13,500. 13,500. ये 20% है और ये 4,500 10% रहेगा. 20% प्लस 10% 30% आएगा. कैलकुलेशन आप स्प्लिट करके, मेरा कैलकुलेशन बहुत अलग रहता है. मैं मेरे दिमाग से करता हूँ. मुझे 30% चाहिए ना, तो मेरे पास 20% है 9,000. मैं 10% ढूंढ सकता हूँ ना 4,500. दोनों की टोटल करूंगा 30% मिलेगा. ठीक है. अब कैश डिस्काउंट जो पेमेंट होता है या रिसीट होता है उस पे रहता है, कैश कंपोनेंट पे. मतलब चेक एंड कैश पे कैश डिस्काउंट रहेगा, क्रेडिट पे नहीं. तो यहाँ पे माइनस किया जाएगा लेस. कितना सीडी है?
10% सीडी, 2250, यहाँ पे 900. सीडी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बिकॉज वो सेटलमेंट नहीं हो रही, सेटलमेंट पे कैश डिस्काउंट रहता है. सो चेक एक्चुअली कितने का, आपने गुड्स परचेस किया, सेल किया, सोल्ड गुड्स, आपने जो सेल किया है, आपने सेल किया 45,000 का, तो योर क्रेडिट सेल्स इज 45,000, क्रेडिट इज 45,000. ठीक है, उसमें से चेक के थ्रू आने वाले हैं 9, लेट मी चेक, 20,250. चेक के थ्रू आने वाले हैं 20,250, चेक मिलने वाला है 20,250, कैश आने वाली है 8,100, क्रेडिट पे है 13,500, एंड दिस इज डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस डेबिट है. एंट्री यहां पे मिल जाएगी आपको, एंट्री यहां पे मिल जाएगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. सो फर्स्ट एंट्री मिल गई, चलो आगे करते हैं. इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है उसका, नीना जनरल स्टोर्स. इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स, ठीक है, लिख लेना. जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. लेट्स स्टार्ट. LF एक एकदम छोटा कॉलम निकालने का, उसका हमारे लिए एग्जाम में कोई यूज नहीं है, बट कॉलम निकालना मैंडेटरी है. ठीक है, फर्स्ट एंट्री 2018 सितंबर 1. सितंबर 1 यू सोल्ड द गुड्स, आपको चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, असेट इंक्रीजेस डेबिट. चेक कितने का मिला है, बच्चों को लगता है हमें चेक मिला है 22,500, बट रॉन्ग. 22,500 में से हमें आपको 2,250 का डिस्काउंट देके आपको चेक मिलेगा 20,250 का. सो चेक रिसीव्ड इज 20,250. यू रिसीव्ड कैश, बच्चों को लगता है कि हमें 9,000 की कैश मिली, नहीं, वो बोलता है 9,000 में मुझे 10% सीडी दे दो, तो वो आपको एक्चुअली कैश कितने का देना, 8,100, कैश अकाउंट डेबिट 8,100. कल ही मैंने आपको बोला था जब कैश आएगी, चेक आएगा तो डिस्काउंट देना पड़ता है, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा. कैश कम्स इन डेबिट, चेक कम्स इन बैंक डेबिट. ठीक है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो तब डिस्काउंट भी देना पड़ता है. व्हेन यू रिसीव द मनी अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट, अब जब मिलता है तब डिस्काउंट देते हो, तो लॉस रहेगा डेबिट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. दुनिया का कोई भी एक्सपेंस हो डेबिट ही होगा. देयर आर 2 डिस्काउंट्स, एक है 2250 और एक है 9,000. सो टोटल डिस्काउंट रहेगा वो 2250 प्लस 900, मतलब मैं 1,000 ऐड करता हूं और फिर 100 माइनस करूंगा. 2250 में 1,000 ऐड करूंगा तो 3250 आएगा, माइनस 100, 3150, 3150. रिमेनिंग अमाउंट इज ऑन क्रेडिट. किसको सेल किया हमने, कुछ लिखा है क्या, राज, टू राज ना, राज डेटर हो गया, राज अकाउंट डेबिट. कितने का डेटर हो गया वो, 13,500.
टू सेल्स. सेल्स इज नेवर 50,000, इट इज 45,000. इन चारों की टोटल 45,000 रहेगी. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड इतना ही लिख देना, गुड्स सोल्ड. नरेशन, आप नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अंदर का वर्डिंग आपके हिसाब से रहेगा, स्टार्टिंग बीइंग से करने की हमेशा. अच्छा, ये एंट्री नहीं समझे इसे कितने लोग हैं? ये एंट्री नहीं समझे इसे कितने लोग हैं? जस्ट टेस्ट में खाली जनरल एंट्रीज आएंगे, ना कि अकाउंटिंग क्वेश्चन, ठीक है. बोलो, मेक इट फास्ट. अच्छा, समझा सबको? किसको नहीं समझा बोलो. एग्जाम में आप ऐसे वर्किंग नोट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो ऑलवेज गुड. कैश कितनी आएगी? कैश 9,000 नहीं, 10% लेस आएगी, 8,100. चेक 20,500 का नहीं आएगा, 10% लेस आएगा, 20,250. उन दोनों का डिस्काउंट लॉस हो गया हमारा, हम उतना पैसा कम आया है. 3,150 हमने डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट. बाकी 13,500 बाद में आएगा. हाँ, 13,500 भी वो जल्दी पे करता है. मतलब 13,500 वो राज हमने उसको बोला है तू एक मंथ के बाद पे कर, वो जल्दी पे करता है, तो उस पे भी हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं. बट अब भी नहीं देंगे बिकॉज वो अब भी सेटल नहीं कर रहा है. जब वो 30,500 जल्दी सेटल करेगा तब हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं. आगे, bought goods worth ₹60,000 from Prashant at the rate of 7.5% TD and half amount paid by cash. पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए 60,000 का 7.5% कितना रहता है. 60,000 का 7.5% कितना रहता है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, बराबर ना. एक सेकेंड, 75 डिवाइडेड बाय 10, 7.5 को ऐसे लिख सकता हूं, बराबर. 0 0 कैंसिल, कितना आएगा बोलो? 0 6 पंचे 30, 3 अच्छे के लिए 42 45, 4,500, बराबर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? बोलो, क्या गलत है मेरा कैलकुलेशन? बोलो, एनीवन प्लीज. 4,500 है, यस. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जो गुड्स परचेस किए प्रशांत से एंड हमने हाफ अमाउंट कैश में पेड किए, मतलब इसमें 60,000 माइनस 4,500 वो रहेगा कुछ तो 55,500 रहेगा, 55,500 रहेगा. तो एक्चुअली हमने गुड्स, बच्चों को लगता है 60,000 के परचेस किए, वो गलत है. परचेस अकाउंट में कभी भी 60,000 नहीं आएगा, टीडी माइनस करने के बाद आएगा. परचेस सेल्स में हमेशा टीडी माइनस करके आता है. सो हमारे लिए परचेस 60,000 के है ही नहीं, हमारे लिए परचेस 55,500 के. उसमें से 50% हमने कैश में दिया, इसका मतलब 50% क्रेडिट पे. बट वो जो कैश में दे रहे हो उसके लिए कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या आपको प्रशांत से? नहीं. इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड एज सच कुछ है क्या क्रेडिट करने के लिए? नहीं. चलो एंट्री लिखते हैं थर्ड को, परचेसेस अकाउंट डेबिट. $60,000 minus 7.5%, that is 4,500. आप ऐसे लिख सकते हो, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है. 55,500 एक्चुअली हमारे लिए परचेस है कितने के, एक्सपेंस कितने के? 50,500 टू कैश. 55,500 का हाफ हमने कैश में दिया, मतलब ही बाकी क्रेडिट पे. वो प्रशांत हमारा क्रिएटर हो गया.
55,500 का हाफ टू 1 कैरेट 7 1 कैरेट 750 being goods purchased मे बी आज उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया नहीं, आज हमने उसको 50% तुरंत पेड किया है, बट उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया नहीं। बट कल ये जो 27,750 प्रशांत को पे करना है, सपोज तब हम पे करते हैं और तब हमें वो डिस्काउंट देगा तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? डिस्काउंट मिलेगा तो ऑलवेज वेलकम है, कभी भी दे, ठीक है। ऐसे कैश डिस्काउंट जब बोला होगा तभी लेना है। आगे रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। प्रशांत को हमने गुड्स रिटर्न किए, कौन से तारीख पे रिटर्न किए? 5th। प्रशांत मेरा क्रेडिटर है, प्रशांत मेरा क्रेडिट, मैंने उससे गुड्स परचेस किए और अब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो परचेस की एंट्री रिवर्स होगी, परचेस रिटर्न। परचेस डेबिट होता है इसलिए परचेस रिटर्न क्रेडिट रहेगा। प्रशांत मेरा क्रेडिटर है, मैं उसको डेबिट करूंगा, अब मैं इसको कैंसिल करूंगा, प्रशांत अकाउंट डेबिट 550 टू क्या परचेस रिटर्न्स। अच्छा मुझे बोलो इसमें हम प्रशांत को कौन सी नोट भेजेंगे? परचेस रिटर्न कर रहे तो कौन सी नोट आएगी? हम प्रशांत को गुड्स भेज देंगे, रिटर्न करेंगे, उसके साथ एक नोट भेजेंगे। कल हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेंबर, बोलो उसको कौन सी नोट भेजेंगे? एंट्री से भी पता चलता है, परचेस रिटर्न के टाइम पार्टी को क्या करते हो? डेबिट नोट। हम उसको क्या भेजेंगे? एक्नॉलेजमेंट थोड़ी बोलते हैं यार अनस, ठीक है, हम उसको भेजेंगे डेबिट नोट, बिकॉज हम प्रशांत को लिखेंगे योर अकाउंट, हम मतलब कौन है? नीना जनरल स्टोर्स वाले प्रशांत को लिखेंगे फ्रॉम, जो भी अब कल आपने थोड़ा फॉर्मेट देखा होगा, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मेट जो आप सबको समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ। प्रशांत विल राइट, नीना जनरल स्टोर्स विल राइट टू प्रशांत योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन आवर बुक्स। प्रशांत को लिखा जा रहा है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन आवर बुक्स फॉर 550 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम यू ऑन 3rd of अक्टूबर। हमने 3rd अक्टूबर से या सितंबर से तेरे से जो गुड्स परचेस किए थे वो रिटर्न कर रहे, रीजन डैश 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 डैश, जो भी रीजन होगा, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न। सो परचेस रिटर्न के टाइम डेबिट नोट आती है, सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट आती है, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब कोई मुझे बोलेगा प्रशांत को कितना पे करना बाकी है? प्रशांत को अभी भी कितना पे करना है, कोई मुझे बोलेगा? एनीवन? प्रशांत को अभी भी कितना पे करना बाकी है? प्रशांत को अभी भी कितना पे करना बाकी है? यू हैव टू टेल मी द अमाउंट, कितना बाकी है, उसको कितना पे करना बाकी है? ओके, देव इट्स करेक्ट, यस, भूमिका करेक्ट, श्रुतिका मैडम करेक्ट, ओवी मैडम रॉन्ग रॉन्ग, पराग बराबर, वीरेंद्र नहीं। 550 किधर से पे कितना बाकी है, कितना पे करना बाकी है पूछ रहा हूं। अमाउंट इज 27,500, वो हमारा क्रेडिटर था, जब हमने उससे परचेस किए थे हमने 27,750 उसको कैश दिया था, तो वो तो बाद में पे करने की जरूरत, बाकी कितना था? 27,750 पे करना बाकी था, वो मेरा क्रेडिटर था 27,750। बाद में मैंने उसको डेबिट किया, मतलब मैंने उसको रिटर्न किए गुड्स, उतना मैं उसको कम पे करूंगा। 27,750 पे करना था बिकॉज मैंने उससे गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे 27,750 के, फिर मैंने उसमें से 550 रिटर्न कर दिया, तो उसके लिए तो कभी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो नेट कितना पे करना होगा उसको अब? 27,200। अभी भी उसको कितना पे करना होगा? 27,200। क्लियर है? ऐसे सोचना होता है। आगे नेक्स्ट, तो वो हमारा अभी ये रिटर्न के बाद वो मेरा क्रेडिटर 27,200 का है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% टीडी। रणवीर को क्रेडिट पे सेल किया, टीडी तो रिकॉर्ड नहीं होगा, 90,000 माइनस 9,000 81,000 का सेल हुआ। रणवीर हमारा डेटर हो गया 7 को, रणवीर हमारा डेटर हो गया 7 को। चलो डेटर को डेबिट करो,
90,000 माइनस 10%। आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 81 टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। सेल्स इज इनकम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 7। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन 4,500, कमीशन मिली 12,000, 12 तारीख पे 4,500 की। कैश इंक्रीजेस, कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 4,500 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इनकम। किससे मिली वो इंपॉर्टेंट नहीं, इनकम रिसीव्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इनकम्स आर क्रेडिटेड, expenses are debited, being commission received। hmm. 12th done, yeah। Received check rupees 80,000 from Ranveer in full and final settlement of his account। रणवीर से कितने पैसे लेने रे बोलो, रणवीर से कितने पैसे लेने, कितना लेना है रणवीर से, लेना कितना है, लेना कितना है 81,000। और उसने कितना दिया खाली फुल सेटलमेंट में, उसने कितना दिया 80,000। इसका मतलब 1,000 हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ा। 80 के बदले वो मेरी असेट है 80,000 की, बट 80,000 की असेट खाली 80,000 ही मिले मुझे उस असेट से, 1,000 का मेरा लॉस हुआ। दैट लॉस इज डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड। सो तारीख बोलो, ठीक है, तारीख बोलो 15। चेक है या कैश है, कैश है शायद से, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, 80,000 ही आ गया। फुल सेटलमेंट लिखा है मतलब डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, एक्सपेंस है, 1,000 का डिस्काउंट देना पड़ा। टू टू उसका नाम क्या है, बैंक है क्या, अच्छा ठीक है। चेक, चेक बोला क्या उन्होंने, हाँ चेक है, सॉरी चेक ले लो फिर, मतलब बैंक, बैंक अकाउंट है भाई, डिस्काउंट अलग डेट टू रणवीर, रणवीर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखो अकाउंट क्लोज हो जाएगा मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है। कितना डेबिट था वो हमारा, कितने का डेटर था, देखो उसके अकाउंट में हमने डेबिट किया था 81, क्रेडिट हुआ 81, डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो जीरो बैलेंस बाकी है, ठीक है। सो देयरफॉर उसका अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट 1,000 का लॉस हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक दिस इज कैश डिस्काउंट गिवन टू यू बीइंग राइट, रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। नेक्स्ट 15 डन, या आगे परचेस कंप्यूटर वर्थ रुपीज 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। 80,000 का कंप्यूटर एंड उस पे 28% जीएसटी। सो कंप्यूटर इज अ फिक्स असेट, सो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, परचेस नहीं लेना है, कंप्यूटर इज नॉट गुड्स, इट इज अ फिक्स असेट। सो 18 को 80,000 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, 80,000 सीजीएसटी इनपुट, परचेस करते टाइम इनपुट, असेट है असेट, 80,000 का 14%, इज इट, बोलो कितना है करें,
SGST input. Is it 11,000 12 कितना आएगा? नहीं 11,000 नहीं आएगा. हाँ, is it 11,200 each? शायद से, जितना मुझे 14 का टेबल याद है. 0.01% तो 800 आएगा. 0.0 या बराबर है. परफेक्ट. बीइंग कंप्यूटर परचेस. अरे पूरी एंट्री नहीं हुई है. टू रिलायंस कंपनी. पेमेंट करते टाइम हमें इंक्लूडिंग जीएसटी पे करना होगा. टू रिलायंस कंपनी. कितना आएगा रे टोटल? कोई मुझे बोलेगा? ठीक है, चेक से पेमेंट किया दिया है या? अच्छा, चेक. सो इट्स रिलायंस कंपनी होना चाहिए. बैंक. कितना टोटल पेमेंट हो गया रे? 1,02,400. अच्छा, बट टेंशन मत लो, ये जीएसटी का सेट ऑफ मिलने वाला है. ठीक है, आपका ही फायदा है, डोंट वरी. नेक्स्ट. देन ओ नेक्स्ट. आगे लिखा कर, नरेशन लिखा, लिखो. बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड. कंटिन्यू. 18 डन. यस. 18 के बाद वेजेस पे 13,000. वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट. वेजेस टू कैश 22nd. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कितना? 13. बीइंग wages paid. Being wages paid. $22 done. आगे next. Wages done. Yeah. Paid life insurance premium. Life insurance premium is always in the name of the owner. It is a personal. General insurance is an expense. General insurance like fire insurance, marine insurance, transit insurance, वो बिजनेस के लिए रहते हैं. लाइफ इंश्योरेंस ओनर के लिए रहेगा. इट इज पर्सनल. ड्रॉइंग्स है. ये क्या है? ड्रॉइंग्स. ठीक है. हाउस रेंट इज ड्रॉइंग्स. लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स. सन्स ट्यूशन फीस ड्रॉइंग्स. डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लाइट बिल ऑफ हाउस, लाइट बिल ऑफ हाउस ऑफ ओनर, पर्सनल ड्रॉइंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लाइफ इंश्योरेंस इज ड्रॉइंग्स. 17,000. तो ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट. इंक्रीज हो रहे. डेबिट कैपिटल का उल्टा होता है. कैश गोज आउट क्रेडिट. 17,000. 23rd को ड्रॉइंग्स टू कैश. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. 23rd 17,000 17,000. टू कैश. Life insurance drawings personal. Being life insurance premium paid.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. 23rd डन. आगे. Sold goods worth rupees 23,000 to Tushar, who paid us 18,000 immediately. अच्छा, हमने उसको 28,000 के गुड्स सेल किए, उसमें से 18,000 उसने तुरंत पेड किए, 10,000 वो बाद में पे करेगा. ठीक है. 27. तुषार अकाउंट, उसने हमें 18,000 की कैश दी. कैश कम्स इन डेबिट. 18,000 की कैश आ गई. रिमेनिंग वो बाद में पे करेगा. तुषार 10,000 का कोई इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं देगा, ये भी समझ लेना. मतलब आप बोलेगे सर कैश डिस्काउंट होगा, 10,000 का कौन देगा रे. ठीक है. 10,000. थोड़ा बिजनेस सेंस भी रखते जाओ. आप रहे हो, आप दोगे क्या 28,000 पे 10,000 का डिस्काउंट. टू सेल्स 28 being goods sold. एक ट्रांजैक्शन में आपको डिक्टेट कर रहा हूं, वो लिख लेना. क्वेश्चन में नहीं है बट आप लिख देना क्वेश्चन के नीचे. लिखो, क्वेश्चन में लिखो. लेट मी चेक कौन सा करूं मैं. रिसीव्ड रुपीज 30 करो. 30 रिसीव्ड रुपीज 27,000 from Prashant in full and final settlement. In full and final settlement. ये मैंने आपको समझने के लिए दिया है. In full and final settlement लिखो. प्रशांत से 27,000 मिले इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. कोई मुझे एंट्री बोलेगा, क्या एंट्री आएगी. जो एंट्री बोलेगा रेज द हैंड. एनीवन. Received 27,000 from Prashant in full and final settlement. In full and final settlement बोलो. प्लीज बोलो, जल्दी बोलो. ओके, लेट मी चेक किसने हैंड रेज किया है. अच्छा चलो मानसी बोलो, क्या एंट्री आएगी. हाँ. कैश अकाउंट डेबिट बाय एक सेकंड 27,000. कैश अकाउंट डेबिट कितना 27,000. गुड. हाँ, कैश कम्स इन डेबिट. हाँ. Yes, and discount allowed debit by 200. Perfect. Discount allowed account debit 200. To Prashant account credit by 27,200. Perfect. Being amount received in full and final settlement. Good, madam. कैसे वो 27,200 आया. बिकॉज पहले हमने उसको कितने का सेल किया था. एक्चुअली हमने भले ही उसको सेल किया था 55,500, उसमें से उसने तभी हमें कितना दिया था 27,750. बाकी कितना था 27,750 बाकी था. वो क्रेडिटर था 27,750 का. बराबर. फिर हमने उसको 550 के गुड्स रिटर्न किए, तो उसको नेट पे करना था खाली 27,200. उसको नहीं गलत एंट्री उल्टी आनी चाहिए ना. क्रेडिटर था शायद से वो हमारा. रिसीव्ड नहीं होना चाहिए, वो पेड होना चाहिए. सॉरी, पेड. वो क्रेडिटर है ना हमारा. मनसी वो क्रेडिटर है या डेटर है. नहीं बराबर है. परचेसेस वो क्रेडिटर है मैडम.
हमने उसे परचेस किए ना, Yes. तो पेड होना, क्या होना चाहिए, पेड, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी खाली। Yes. हाँ एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अमाउंट वगैरह परफेक्ट है एकदम। हाँ लेट्स कंप्लीट द एंट्री, ठीक है। यस यस, अरे नहीं नहीं, वो मैंने लिखते टाइम गलत लिखा, मैंने क्या किया, रिसीव्ड लिखा, एक्चुअली वो क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए। गुड, लेट्स स्टार्ट। तो एंट्री रिवर्स कर दो खाली। हम्म, हाँ, प्रशांत अकाउंट डेबिट, पेड होना चाहिए, वो क्रेडिटर था, 27,200, नहीं, टू कैश, हमने उसको खाली 27,000 ही पेड किया, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। वो मैंने लिखते टाइम गलत लिख के दिया था। मैं बहुत बार क्रेडिट अकाउंट को अकाउंट लिखना भूल जाता हूँ, ये मेरी आदत है, मतलब आई डोंट नो भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको लिखना है, मेरे से 99% केसेस में रह जाता है, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट हर जगह पे रहेगा। नेक्स्ट, टोटल आप आपके ले लेना, ठीक है, टोटल के लिए नहीं रुकेंगे आगे। परफेक्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 या 7, अच्छा 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, गुड, करें स्टार्ट, हो गया सबका। ठीक है, गुड, आगे करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वरुण, तो हम किसके अकाउंटेंट है, वरुण, हमें वरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री समझना है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जो भी पेज नंबर है आप लिख लेना आपके इसमें, इन द बुक्स ऑफ वरुण, फॉर्मेट जर्नल, जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो एवरीवन। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना आप लोगों को, क्योंकि अब भी मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक का हमने ऑलमोस्ट सब चीजें कवर की, बेसिक की, मतलब हमने हर टर्म्स बहुत अच्छे समझी, एंट्री समझ रहे, डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ रहे, एंट्री समझ रहे, ठीक है। एंट्रीज पे होल्ड होना चाहिए आपका, एंट्रीज पे जबरदस्त होल्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आता है रे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
मेक इट फास्ट. Let's, can we start? ओके, अब ध्यान देना. ठीक है, करें स्टार्ट. हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके? या क्वेश्चन नंबर, एंड जो ट्रांजैक्शन आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसको हाईलाइट करके रखने का, उस पे और टाइम स्पेंड करने का, उस पे थोड़ा सोचने का. ठीक है, खुद को समझाने का. देन purchase machinery of rupees 95,000 and paid rupees 5,000 for freight. All the expenses, top of the page, लिख लेना, top of the page. All the expenses incurred on the fixed assets. All the expenses incurred on fixed assets at the time of purchase of the fixed assets. क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. All the expenses incurred on fixed assets at the time of purchase of fixed assets, right? डैश कर देना. फिक्स एसेट अकाउंट ओनली. मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया भी था, इफ यू रिमेंबर. आप 60,000 की बाइक परचेस करते हो, फिर 3,000 का इंश्योरेंस, 3,000 का आरटीओ चार्जेस एंड रिमेनिंग 4,000 के बाकी एक्सेसरीज. सो आपने जो आरटीओ चार्जेस, इंश्योरेंस और जो एक्सेसरीज परचेस किए, ओवरऑल ये राइट 60,000 की बाइक, 3,000 का इंश्योरेंस, 3,000 के आरटीओ चार्जेस एंड 4,000 के एक्सेसरीज, टोटल बाइक 70,000 की हो गई. बाइक की प्राइस 60,000 है, बट यू हैव टू पे दैट आरटीओ चार्जेस, इंश्योरेंस, देन ओनली यू गेट द ओनरशिप ऑफ द एसेट, देन ओनली यू कैन यूज दैट एसेट. सो ये जो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ, किसके लिए इंश्योरेंस एक्सपेंस है? इट इज एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ फिक्स एसेट. तो इसको इंश्योरेंस अकाउंट नहीं बोलने का, इसको व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट नहीं बोलने का. आरटीओ चार्जेस एक्चुअली वैसे वो एक्सपेंस है, बट ये किसके लिए है? एसेट परचेस करते टाइम है, तो इसको आरटीओ चार्जेस अकाउंट नहीं बोलने का, इसको व्हीकल अकाउंट नहीं बोलने का. एक्सेसरी जो परचेस के उसको भी व्हीकल अकाउंट बोलने का. सो ऑल दोज एक्सपेंस, मैं क्या, मैंने बोला है ऑल दोज एक्सपेंस विच आर इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स आर फिक्स एसेट्स अकाउंट ओनली. मतलब मेरी मशीनरी 95 की है एंड उसको मैं मेरे फैक्ट्री में लेके आने के लिए मुझे 5,000 फ्रेट पे करना पड़ा. फ्रेट पे मतलब वो मैंने गाड़ी, वो क्या किया, सब मैंने बॉम्बे में मशीनरी परचेस की, फिर वहां से मैंने रेलवे से लेके पुणे में लेके आ गया रेलवे से, तो रेलवे वालों को मुझे 5,000 का फ्रेट देना पड़ा. अगर वो फ्रेट नहीं देता तो वो मशीनरी मेरे इधर आती क्या? नहीं. सो दैट फ्रेट इज इंपॉर्टेंट टू परचेस द फिक्स एसेट. Therefore, all those expenses which are incurred at the time of purchase of fixed assets are fixed assets itself. तो उसको फ्रेट अकाउंट नहीं बोलना है, उसको कौन सा अकाउंट बोलना है? फिक्स एसेट अकाउंट ही बोलना है. मतलब मैं बोलूंगा मेरी मशीनरी टोटल जब मेरे गोडाउन में आ गई, जब मेरे फैक्ट्री में आ गई, तब उसकी कॉस्ट 1,00,000 हुई थी. कितनी हुई थी? 1,00,000. ठीक है. सो फिक्स एसेट परचेस करते टाइम के सब एक्सपेंसेस, ठीक है. ट्रैफिक फाइन विल बी व्हीकल अकाउंट. मुझे बोल, ट्रैफिक फाइन कब लगता है? ट्रैफिक फाइन कब लगता है? परचेस करते टाइम लगता है क्या? परचेस करने के बाद लगता है? गिव मी सिंपल आंसर. ट्रैफिक फाइन कब लगता है? अनस, टेल मी द आंसर. कब लगता है? बाद में. मैंने क्या बोला है? एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेस या आफ्टर परचेस? एट द टाइम ऑफ परचेस. पेट्रोल, पेट्रोल कब डालते हो? बाइक परचेस करने के बाद. तो पेट्रोल एक्सपेंस एसेट में आएंगे क्या? नहीं. आप पीयूसी निकालते हो कब निकालते हो? परचेस करने के बाद. एक्चुअली 6-7 मंथ्स के बाद, कुछ तो उसका किलोमीटर का लिमिट होता है.
तो पीओसी एक्सपेंस असेट में आएंगे क्या? नहीं। सर्विसिंग कब करते हो? असेट परचेस करते हो, फिर 1-2 मंथ के बाद आप सर्विसिंग करते हो, वो सर्विस एक्सपेंस असेट में आएंगे क्या? नहीं। मैंने बोला है परचेस करने के लिए जो एक्सपेंस है, परचेस करते टाइम के जो एक्सपेंस है, वो सब एक्सपेंस असेट रहेंगे, उसके बाद वाले एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस रहेंगे। ठीक है। सो इसलिए उसने जो पूछा था कि ट्रैफिक फाइन भी असेट में आएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, असेट एक्वायर करते टाइम जो जो एक्सपेंस आप करते हो वो असेट अकाउंट है, एंड उसके बाद के सारे एक्सपेंस एक्सपेंसेस होते हैं। गर्लफ्रेंड, किसी लड़की को आप इंप्रेस कर रहे हो, उसके लिए जो एक्सपेंस आप कर रहे हो वो असेट है। वंस शी बिकम्स योर गर्लफ्रेंड, उसके बाद के एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना ही है तो, असेट एक्वायर करने तक के एक्सपेंसेस आर असेट्स, एंड उसके बाद के एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस। रूल सेम है बट अकाउंट अलग है। फ्रेट पेड टू परचेस मशीनरी, freight paid to purchase machinery, machinery is a fixed asset, is machinery account. Freight paid to purchase goods, goods is not fixed asset, goods is current asset. मैंने fixed asset बोला है, एंड एक वर्ड यूज किया है fixed asset एंड दूसरा वर्ड यूज किया है at the time of purchase. So freight paid at the time of purchase of machinery is a machinery account. Freight paid at the time of purchase of goods is freight account. It's not purchase account, वो freight ही रहता है. Freight paid afterward is freight account. मशीनरी के लिए फ्रेट इज अ फ्रेट, गुड्स के लिए फ्रेट भले ही परचेस करते टाइम ही है, गुड्स में बॉम्बे से पुणे में लेके आ गया, रेलवे से फ्रेट देना पड़ा, बट इज गुड्स एक फिक्स असेट? नो, तो वो फ्रेट अकाउंट। समझा? तो नीचे कहां पे तो लिख लेना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेट पेड एट द टाइम, फ्रेट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी डैश मशीनरी अकाउंट। लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटी छोटी पॉइंट्स है। Freight paid at the time of purchase of, freight paid at the time of purchase of machinery is a freight account. Freight paid at the time of purchase of goods, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि अब पता है बच्चों के डाउट क्या हो सकते हैं। Freight paid at the time of purchase of goods is freight account because goods is not fixed asset. मैंने यूज किया था all those expenses which are incurred, paid at the time of purchase, at the time of purchase of fixed asset, at the time of purchase and fixed asset is fixed asset itself. देखो अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, carriage paid at the time of purchase of machinery is a machinery account. Carriage paid at the time of purchase of goods is a carriage account. बहुत सिंपल चीज है। और एग्जांपल लिख लेना। एक और एग्जाम्पशन होता है, रिपेयर्स पेड, रिपेयर्स एक्सपेंसेस पेड, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज में नहीं लिखता, कोई चीजें मैं डिक्टेट करूंगा। रिपेयर्स एक्सपेंसेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, repairs expense paid at the time of purchase of second hand machinery is machinery account only. Because देखो आप न्यू मशीनरी परचेस करते हो उसको रिपेयर्स नहीं करते, आपने नई मशीनरी परचेस की उसका क्या रिपेयर्स करोगे? तो अगर न्यू मशीनरी के लिए रिपेयर्स है तो ऑब्वियसली बाद में रहेंगे, न्यू मशीनरी के लिए रिपेयर्स है तो ऑब्वियसली परचेस करने के बाद रहेंगे। आपने कोई नई चीज परचेस करते उसको रिपेयर नहीं करते, सेकंड हैंड परचेस करते तो उसको रिपेयर्स करते हो क्योंकि वो उसको सेकंड हैंड हो चुकी है, हमें उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो रिपेयर्स expenses paid at the time of purchase of second hand, underline that word second hand, machinery is not repairs account, it is machinery account only. क्वेश्चन में लिखा है freight paid तो freight account, carriage paid carriage account, freight paid at the time of purchase of machinery machinery account, carriage paid at the time of purchase of machinery machinery account, freight paid at the time of purchase of goods freight account, carriage paid at the time of purchase of goods carriage account.
ठीक है, आगे रिपेयर्स एक्सपेंसेस पेड, बस इतना लिखा, रिपेयर्स एक्सपेंस पेड, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, repairs expenses paid at the time of purchase of second hand machinery is a machinery account, ठीक है। then fixed asset के related expenses at the time of purchase of them is fixed assets account only, उसके वजह से fixed asset की cost क्या होती है, increase होती है। एग्जाम्पल, आप फ्लैट लेते हो, आपने 100 लाख का फ्लैट ले लिया, उस पर 5% स्टैंड ड्यूटी लगी, 100 लाख का 5% 5 लाख आएगा, हाँ 100 लाख का 5% राइट 5 लाख आएगा, तो आपके लिए फ्लैट की कॉस्ट कितनी होगी, 105 लाख। वो जो स्टैम्प ड्यूटी पेड की ना आपने, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट ओनली या फ्लैट अकाउंट ओनली, बिकॉज आप जो परचेस कर रहे हो, फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो, उसके लिए जो ऑल दोज एक्सपेंस, स्टैम्प ड्यूटी आ गया, लॉयर के चार्जेस आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम वगैरह, रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये सब जो एक्सपेंस है, स्टैम्प ड्यूटी 5% है महाराष्ट्र में, 5% स्टैम्प ड्यूटी है, अभी फिलहाल वो कम किए, मैंने पहले कभी आपको समझाया होगा 3% किए उन्होंने, बट नॉर्मली इट इज 5% इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी चेंज होती है, ठीक है। सो इट इज 5% इन महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर 30,000, राइट। बाकी भी लॉयर के चार्जेस वगैरह रह सकते हैं, सर्च रिपोर्ट वगैरह आप करवाते हो, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें कोई लिटिगेशन नहीं, उसमें कोई केस नहीं वगैरह, ये सर्च करने के लिए लॉयर को फीस देते हो 10,000 15,000 जो कुछ भी रहेगी, ठीक है। वो सब एक्सपेंसेस इज टू परचेज द फ्लैट, परचेज द लैंड, परचेज द बिल्डिंग, दोज एक्सपेंसेस आर बिल्डिंग अकाउंट ओनली, फ्लैट अकाउंट ओनली, लैंड अकाउंट ओनली, ठीक है। सो दिमाग में रखने का, अगर हम कोई असेट ले रहे हैं, कौन सी असेट ले रहे हैं, फिक्स असेट, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहेंगे एट द टाइम ऑफ परचेस, वो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, उसके सिवा हम परचेस नहीं कर सकते, तो उनको हम असेट अकाउंट ही बोलेंगे, ना कि एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये एग्जांपल है अक्टूबर 1 का, हमने 95,000 की मशीनरी परचेस की एंड तब हमने फ्रेट पे किया 5,000 का, तभी जाके वो मशीनरी हमारे फैक्ट्री में आके हम उसको यूज, तो हमारे लिए मशीनरी 1 लाख की हो गई, तो एंट्री आएगी अक्टूबर 2018 अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट, डोंट यूज फ्रेट अकाउंट, 95 प्लस 5,000, 2 कैश या बैंक है या क्रेडिटर है, कुछ नहीं लिखा, मतलब कैश, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। अब मैं नरेशन पूरा नहीं लिखूंगा, प्लीज उतना मुझे माफ करना, ठीक है। आप भी मत लिखना, इसे ब्रैकेट कर देने का एग्जाम में लिखने का, ठीक है। नरेशन लिखना इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, परचेस गुड्स 1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक, परचेसेस अकाउंट डेबिट, उधर लिखो, एक और लिखो, एंड फ्रेट पेड ₹5,000, कुछ नहीं होता, लिखो फ्रेट पेड ₹5,000, मतलब आपको यहां पे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। परचेस अकाउंट डेबिट लिखो, टेक्स्ट बुक में करो चेंजेस, कुछ नहीं होता, परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स कर रहे हो 1,50,000, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट, इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम, आउटवर्ड मतलब सेल्स करते टाइम, आप बोलते हो हम होम डिलीवरी करेंगे, आपको आपके शॉप में डिलीवर करेंगे, उसके लिए फ्रेट पे कर रहे हो, तब वो यूज करने का फ्रेट आउटवर्ड एक्सपेंस ही रहेगा। बहुत सारे सेलर्स आपको घर में फ्री डिलीवरी करवा के देते हैं, तो जो वो एक्सपेंस करे उसको फ्रेट आउटवर्ड बोला जाएगा। परचेस करते टाइम जो फ्रेट पेड किया है, परचेस करते टाइम जो फ्रेट पेड किया है इनवर्ड, सेल करते टाइम जो फ्रेट पेड किया है आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट। वैसे कैरेज एट द टाइम ऑफ परचेस जो कैरेज पेड किया है, कैरेज इनवर्ड, सेल करते टाइम हमने जो कैरेज पेड किया है, फ्री डिलीवरी कर रहे हैं उसको, तू मत दे, हम पे करेंगे, कैरेज हम पे करेंगे, हम सेलर है, हम पे करेंगे, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड।
5,000 टू कैश बैंक 1,55,000। ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में फ्रेट हैज बिकम मशीनरी अकाउंट एंड सेकंड में इट इज अ फ्रेट अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, फर्स्ट में हम फिक्स असेट परचेस कर रहे थे। रियली गुड, ऐसे ट्रांजैक्शंस हेल्प यू टू क्लियर योर कंसेप्ट बीइंग गुड्स परचेस एंड फ्रेट पेड। नेक्स्ट, purchase laptop from Nagesh and Company worth rupees 1,80,000 at 18% GST. Laptop account debit, GST input, CGST input, HGST input to Nagesh and Company. चलो, laptop account debit. कितने का परचेस किया हमने? 1,80,000। जबरदस्त लैपटॉप लिया, बहुत महंगा लिया, 1,80,000। CGST input, account debit, SGST input, अकाउंट है। आपको रेट्स याद नहीं रखने, क्वेश्चन में रेट्स दिए होते हैं। तो नागेश एंड कंपनी, देखते हैं कितना परसेंट जीएसटी बोला उन्होंने, 18, मतलब 9%, 9%। वन परसेंट 1,800 रहेगा, सो 0 0 7 16,200 16,200 चेक करो बराबर है 16,200। यस, गुड, 16,200। टोटल कितना पे करना पड़ रहा है हमें? निकालो कितना पेड करना पड़ा। दिस इज 400, 6 6 12 21। इज इट 2,12,400? यस, परफेक्ट। बी आप लिख देना लैपटॉप परचेस्ड। आगे सिक्स्थ का ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा रुपीज 70,000, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किए, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कौन से तारीख पे? 10 तारीख पे 17,000 डिपॉजिट किया। बैंक में पैसे डाले, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, कैश बैलेंस डिक्रीजेस। एक असेट इंक्रीज, दूसरी असेट डिक्रीज। जो असेट इंक्रीज होगी उसको डेबिट करो, बैंक को डेबिट करना होगा टू कैश। ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 70,000 70,000 लिखो, बीइंग डैश 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 कैश डिपॉजिट टू बैंक 70,000 70,000। आगे नेक्स्ट, पेड फॉर रेंट 4,000 एंड कमीशन 3,000। रेंट पेड किया 4,000, कमीशन पेड किया 3,000। एक ही एंट्री डालेंगे बिकॉज एक ही डे पे ट्रांजैक्शन है। 12 तारीख को 4 और 3 रेंट अकाउंट डेबिट। अलग एंट्री डालने में कोई मजा नहीं। 4,000 का रेंट पेड किया, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट। देखो ऐसे कोई लिखता नहीं रेंट पेड अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट, वो समझ में आता है। बट रेंट रिसीव्ड है तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट लिखना, कमीशन रिसीव्ड तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखना, ठीक है। 3,000। थोड़ा थोड़ा क्या टर्म्स यूज करते, थोड़ा उस पर थोड़ा गौर करते जाओ। तो कैश, यू पेड 7,000 बीइंग expenses paid, expenses increases debit, ठीक है, कैश डिक्रीजेस क्रेडिट। 12th डन। आगे ओके, bought goods from Tushar Company Limited 1,20,000 at 12% GST and one off amount paid by RTGS, ठीक है। 1,20,000 के गुड्स परचेस किए। चलो परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 15 तारीख को, परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000 1,20,000। टैक्स भी पे करना पड़ेगा, CGST इनपुट,
SGST इनपुट। देखते टोटल कितना आ रहा है। टैक्स का रेट क्या है 12%, 1,20,000 का 6%, 6%, आई थिंक 7,200 आ रहा है। 6272, 7,200, 7,200। टोटल कितना पे करना है तुषार को तीनों मिला के? सो 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, 7,200, 7,200, 14,000, 200, 200, 400। सो 1,20,000 प्लस 14,000, 1,34,000, 1,34,000 बराबर, प्लस 400, 1,34,400। उसमें से हम पे कर रहे हैं 50% पे करने वाले हैं। कैसे पे करने वाले? आरटीजीएस मतलब बैंक के थ्रू, टू बैंक। 1,34,400 उसका हाफ, बाकी क्रेडिट पे तुषार कंपनी, तुषार एंड कंपनी अकाउंट सेम। 1,34,400 का हाफ 2 से डिवाइड करना है, 2 6 1 कैरिड 7 200। समझा आपको ये ट्रांजैक्शन मैंने जो लिखा है? किसको नहीं समझा प्लीज रेज द हैंड या प्लीज पिंग मी, आई विल आंसर द क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझा कैसे हुआ? हम बोले हमें क्या परचेस करने, गुड्स परचेस करने। हम उसके पास गए तुषार के पास, हमने बोला हमें गुड चाहिए 1,20,000 के गुड्स। वो बोलता है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है 1,20,000 पे टैक्स लगा, 6% सीजीएसटी लगा, 6% एचजीएसटी लगा, टोटल 1,20,000 प्लस टैक्स मिला के वो हो गए 1,34,400। उसका हाफ हम आरटीजीएस करते हैं एंड हाफ क्रेडिट पे रहेगा। क्लियर है? किसका डाउट है यहाँ पे? अभी तक किसी का डाउट है क्या? प्लीज आस्क मी। गुड, 15 डन। 15 के बाद कैश परचेसेस 50,000, कैश परचेसेस ₹50,000, अमाउंट पेड बाय चेक। गुड्स परचेस के चेक से पेमेंट किया 16 को, परचेसेस टू बैंक। ये ट्रांजैक्शन अब सिंपल लगने चाहिए, टू बैंक 50,000, 50,000 being goods purchased। ठीक है, नेक्स्ट 20 इनवाइस गुड्स टू सतीश। इनवाइस टू मतलब सोल्ड, इनवाइस टू मींस सोल्ड। वी इनवाइस गुड्स टू सतीश, हमने सतीश को सेल किया। सतीश इनवाइस गुड्स टू अस, सतीश इनवाइस गुड्स टू अस, उसने हमें इनवाइस किए, मतलब हम, उसने हमें सेल किए, हमने परचेस किए। वी इनवाइस टू समवन, सेल, समवन इनवाइसेस टू अस, परचेस। इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इनवाइस गुड्स टू सतीश 80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। 80,000 के गुड्स परचेस किए, 6% टैक्सेस है, चलो 20th को, और चेक से पेमेंट किया। राइट, हमने उसको सेल किया ना, सतीश को सेल किया ना। क्या लिखा है? इनवाइस गुड्स टू सतीश एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। यहां से भी हिंट है, अमाउंट रिसीव्ड लिखा है मतलब सेल होगा। ठीक है, आगे सो चेक आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट नहीं पता, लिख के तो रखो, बाद में पता चलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? टू सेल्स। एंट्री में जो आता है ना पहले वो लिखने का। एक चीज हमेशा लाइफ में भूलना मत, आपको जो आता है पहले वो लिखो, बाकी चीजें ब्लैंक रखो, अपने आप आंसर मिलता है। टू सेल्स, कितने का सेल हुआ? 80,000 शायद से, या 80,000 ये पता है। यस, सेल करोगे तो सीजीएसटी आउटपुट 80,000 का 6%, टू एसजीएसटी आउटपुट 4,800, जहां से मैं देख रहा हूं वो 4,800 है।
लेट्स स्टार्ट. 4,800 4,800 क्रेडिट. टैक्स सेल करते टाइम टैक्स कलेक्ट करते हो, वो आपकी लाइबिलिटी होती है. आउटपुट टैक्स. इनपुट टैक्स इज असेट, आउटपुट टैक्स इज लाइबिलिटी. टोटल आपको कितना चेक आ जाएगा? 89,000 आई थिंक. यस, 89,600. 89,600 being goods sold and check received, जो कुछ भी है. आगे. पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 90,000. और 90,000 के चार्जेस पागल हो गए क्या? हो सकते हैं, बड़ी कंपनी होगी. ठीक है. 25 को लिखा है तो करो एंट्री. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट या टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हो. 2. क्या चेक लिखा है, कैश लिखा है, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा तो कैश लेना होगा. 90 being टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड या चार्जेस पेड. नेक्स्ट. आगे हम वरुण है. हम कौन है? वरुण. देखो इन द बुक्स ऑफ वरुण. हाँ, वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस, शी बॉट गुड्स फ्रॉम अस, मतलब हमने उसको सेल किया, राइट? 90,000 एट 12% टीडी. 90,000 माइनस 12% टीडी. 11,800 10,800 का डिस्काउंट रहेगा. 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 108 आता है. सो दिस शुड बी 10,800 का डिस्काउंट रहेगा. तो हमने उसको सेल किया. ना ही कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है, बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन. लिखा है कि वर्षा को सेल किया है, तो वर्षा हमारी डेटर हो गई. वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कुछ जीएसटी वगैरह लिखा है क्या? नहीं. गुड. 27. वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. She bought goods from us, मतलब we sold goods to her. $90,000 minus 12%, that is 90,000 minus 10,800. मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज 89,200. चेक करो बराबर है क्या मेरा? 89 नहीं, 78,000, 79,200 करेक्ट है क्या? देखो प्लीज कंफर्म. चेक करो बराबर है क्या? ओके गुड. 79,200. वर्षा डेटर हो गई. ठीक है. लाइफ में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में लेना नहीं. कसम खा लो, जिसकी खानी खा लो, मेरी मत खाना, मार दोगे मुझे एक दिन. आगे 20th. परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स 1,50,000 एट 18% जीएसटी. अभिजीत से गुड्स परचेस किए. परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू अभिजीत अकाउंट क्रेडिट. दो टाइप के जीएसटी इनपुट. चलो 20th. परचेसेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट. अमाउंट वगैरह पता चलेगी, डोंट वरी. पहले जो पता है वो लिखो. एसजीएसटी टू अभिजीत. अभिजीत हमारा क्रिएटर हो गया. अभिजीत हमारा क्रेडिटर हो गया. ठीक है, अच्छी बात है. देखते हैं वैल्यूज देखते हैं. ठीक है. परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स 1,50,000. 1,50,000 के गुड्स है. 18% जीएसटी मतलब 9%. 9% 13,500 आई थिंक. जिनके थोड़े टेबल्स अच्छे हैं उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाता है. टू अभिजीत एंड सन्स. सो
It will be 1,77,000. चेक करो बराबर है क्या? अरे चेक करो. यस गुड. थोड़ा टेबल या कैलकुलेशन में थोड़ा है ना, अभी टाइम है ना घर पे, तो थोड़ा कैलकुलेशन पे वर्क करो. लाइफ लॉन्ग फायदा होगा. ऑलवेज रिमेंबर. आप बोलोगे सर कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, देखो आपको खुद का ब्रेन चलना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर. देन नेक्स्ट, paid to Abhijit and Sons and received 10% cash discount by check. राइट. अभिजीत एंड सन्स को कितना ओवरऑल पे करना है आप मुझे बोलो. 1,77,000 पे करना है. कितना पे करना है? 1,77,000. हमने उनको चेक से पेड किया और 10% डिस्काउंट मिला. मतलब 1,77,000 हमें उसको पे करना है. हम बोलते हैं तुझे चेक देते हैं बट 10% डिस्काउंट दे दे, कैश डिस्काउंट. तो हम उसको एक्चुअली 1,77,000 लेस 10% पे करेंगे. डेट इज 30th. अभिजीत एंड सन्स को पेमेंट करे, वो मेरा क्रेडिटर है. आप देखो वो मेरा क्रेडिटर है. अब मैं उसको रिवर्स करूंगा. अभिजीत एंड सन्स, अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट 1,77,000 टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड. मेरा फायदा हो गया. 10% कम पे करना है, 10% कम पे करना है. मेरा फायदा हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, क्रेडिट. अगर बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होना चाहिए. डिस्काउंट रिसीव्ड. सो 1,77,000 का 10%, दैट इज 17,700 का डिस्काउंट रहेगा. सो एक्चुअली आप कितना पे करोगे उसको? 1,77,000 माइनस 17,700. सर कैलकुलेशन करना नहीं आता. 18,000 तो माइनस कर सकते हो क्या? 18,000 माइनस कर सकते हो? नहीं सर. ठीक है 20,000 माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है? 1,77,000 से 20 माइनस किया तो 1,57,000 बचेगा. फिर 2,000, राइट, आपने 2,000 एक्स्ट्रा माइनस किया. 18 माइनस करना था, आपने 20 माइनस किया. तो 1,77,000 माइनस 20 करोगे तो 1,57,000 बचेगा. 2,000 ऐड करो, 1,59,000 बचेगा. आपने 300 एक्स्ट्रा माइनस किया है तो 1,59,000 आई थिंक 300. हाँ बराबर. मैं कैसे सोचता हूँ, ध्यान देना. मैं इसे कैलकुलेट नहीं करते बैठता. मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे कितना माइनस करना है? 17,700. मुझे माइनस करना है 17,700. मैं थोड़ा हायर साइड लेता हूँ हमेशा. मैं 20 माइनस किया, ज्यादा माइनस किया. जितना ज्यादा माइनस किया बाद में ऐड करेंगे. 20 माइनस करना इजी होता है. 1,77,000 20 माइनस किया तो कितना बचेगा? 1,57,000. जितना एक्स्ट्रा माइनस किया उतना ऐड करेंगे. राइट. 20 माइनस किया, माइनस करना था 17,700. माइनस करना था 17,700. तो 17,700 से 18, 300 रुपए एक्स्ट्रा माइनस हुआ. 18 से 20, 2,000 एक्स्ट्रा माइनस हुआ. मेरा 1,59,300 आ गया. आगे बीइंग एग्जाम में हमें टाइम नहीं रहता तो हमारा दिमाग चलना चाहिए. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. ट्रेन करने से हर चीज पॉसिबल है. देन आगे, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज 12,000. एक्सपेंसेस है. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 8,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 12,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000. एडीवीटी लिखता हूं, ठीक है? अब पूरा लिखना. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश. टोटल आप ले लेना. अब आगे से टोटल वगैरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं. पेइंग
अच्छा, किसी के डाउट्स है बिफोर आई क्लोज फॉर द डे? समझ में आ रहा है क्या आपको? यस नो बोलो, चलो जल्दी। समझ में आ रहा है क्या? अभी कैसे ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, मे बी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। गुड। प्रैक्टिस करो घर पे, खुद होके भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? या ग्रेट, थैंक यू। अभी देखो, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या करो, टेक्स्ट बुक के ना सॉल्व क्वेश्चंस करते रहो खुद होके। नहीं आते तो मुझे पूछो, हम वो करने वाले, बट आप भी करते रहो, दैट विल हेल्प यू, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? नहीं नहीं, एंट्रीज जो सिखाए वही, जीएसटी वगैरह सब एंट्रीज। अब अलग एंट्री क्या सिखाऊंगा मैं? कुछ नहीं, ओपनिंग एंट्री रहेगी, असेट्स अकाउंट, डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, वो एंट्री रहेगी, बाकी रहेंगे, ठीक है? सो अभी तक जितना सिखाया है इसे पकड़ के चलो, ठीक है? आई वोंट बी आस्किंग व्हाट इज डेबिट नोट, व्हाट इज क्रेडिट नोट, वो मुझे, इवन आई ऑल्सो डोंट नो डेफिनेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, ये भी समझ लेना, मुझे डेफिनेशन किसकी भी नहीं पता। इफ यू आस्क मी डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, मैं नहीं बोल सकता आप लोगों को, मे बी मुझे याद होगी बिकॉज मैंने 10 लोगों को 10 बार बोली होगी, इसलिए। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेफिनेशन, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन। मैंने आपको बुक कीपिंग अभी तक, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर से आज तक अटेंड किया है जाके बुक में चेक करना, मैंने अभी तक आपको बुक कीपिंग की डेफिनेशन नहीं दी। मेरा सिखाना पूरा अलग है, मैं उल्टा चलता हूँ, मैं कोई चीजें एंड में सिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं वो सिखाऊंगा तब बुक कीपिंग आपको अपने आप समझ में आई होगी। मैं लास्ट चैप्टर के एंड में सिखाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, जो फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन लिखी है वो मैं लास्ट लेक्चर में सिखाता हूँ। मे बी एग्जाम, हर चीज एग्जाम के लिए नहीं होती, कोई चीज समझने के लिए रहती है। अगर मैं आपको बुक कीपिंग की डेफिनेशन समझाना चाहूंगा तो आपको घंटा समझ में आएगा, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। एग्जाम के लिए आप रट्टा मार के जाओगे, 10 बार पढ़ोगे, मुझे वो नहीं है। मेरा सिखाना अलग 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 टाइप का है, बट एक बार सीखोगे लाइफ टाइम याद रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। विथ सम कंसेप्ट, विथ सम अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आई ऑल्सो फील ऑन माई साइड, राइट? यू नीड टू बी मोर वोकल, यू नीड टू बी मोर, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव इन द लेक्चर। आपके आपसे भी आंसर आने चाहिए, ठीक है? सो दैट इज व्हाट ए टीचर एक्सपेक्ट, नथिंग एल्स। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। चलो, कल मेरा लेक्चर नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। संडे, कल मैं शायद से इकोनॉमिक्स रख दूंगा, क्योंकि मैं संडे आई एम नॉट इन पुणे। मंडे को मैम का लेक्चर रहेगा। कल मैम भी नहीं लगी, वो मैडम के घर में उनके देहांत हुआ है उनके, तो वो शायद से दावा वगैरह कुछ तो रहेगा वो। तो आज कल मैम नहीं है। मैम विल बी टेकिंग ऑन संडे, आई विल बी टेकिंग ऑन मैम विल बी टेकिंग ऑन मंडे, आई विल बी टेकिंग ऑन ट्यूसडे। तो मेरा ऐसे एक एक घंटा तो मैं बाकी दिन पे लेते रहूंगा, ठीक है? कल मैं आई विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स लेक्चर, आई विल अनाउंस ऑन द ग्रुप, ठीक है? क्लियर है? सो हम अकाउंट्स के लिए ट्यूसडे को मिलेंगे, संडे को टेस्ट है। थैंक यू।